अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टॉक और मैं हूं आपका मेजबान अतीक। आज के प्रोग्राम में हम दोबारा से वहीं से सिलसिले को जारी सारी करेंगे जहां पर सिलसिला हमारा मुनक़ता हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पहली एपिसोड देखेंगे तो आपको इस एपिसोड का भी आइडिया बहुत क्लियर से हो जाएगा। और अगर आप इसी एपिसोड के साथ कैरी करेंगे तो आप को मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारा प्रीवियस एपिसोड भी जरूर देखिएगा, तो आपको और बहुत ज्यादा ये कहूंगा कि गाइडलाइंस मिलेंगी कि हम किस टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है समीर साहब। समीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। बहुत मशहूर है हम आपके कि आपने हमारे इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पे जो है हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन किया। और जैसे हमने पहले सिलसिले में बात की थी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, फिशिंग और बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हमारे मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल होती हैं, जिनके हम विदाउट ये कहते हैं कि पूरी जस्टिफिकेशन के उसको परमिशन दे देते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना पर्सनल डेटा भी लॉस करना पड़ता है और कभी कभार सेक्रीफाइस के ऊपर भी वो डेटा जाता है। तो हमने उस दिनों में बात की थी कि डीप वेब, डार्क वेब और इस तरह की बहुत सी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं चाहूंगा कि बगैर किसी टाइम की घड़ी को मिस किए हम आपको ये जहमत देंगे कि आज आप हम बताएंगे डार्क वेब, डीप वेब और ये तरह की चीजें कैसे काम करती हैं और ये किस तरह हमारी सोसाइटी को हार्म करती है। सर असल में कंप्यूटर की जो दुनिया है ना, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते ना, ख़ासतौर पे अगर हम सिक्योरिटी को लेकर बात किए जाए तो डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब, ये तीनों वेब की, यानी हम जो इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं उसकी किस्में हैं। और उसमें जो है सबसे पहले जो आता है, जो टॉप पे है, वो सरफेस वेब कहलाता है, जिसको हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, आप यूज़ कर रहे होते हैं, मैं यूज़ कर रहा होता हूँ और तमाम पब्लिक यूज़ कर रही होती है। तो वो सरफेस वेब कहलाता है, यानी कि नॉर्मल इंटरनेट पे हम जो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, गूगल कर रहे होते हैं, गूगलिंग या सर्फिंग कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं। सरफेस वेब के बाद जो है वो डीप वेब आता है, यानी कि उसके बाद मिड लेयर भी हम कह सकते हैं इसको, सेकंड लेयर भी कह सकते हैं। उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें जो आम पब्लिक यूज़ नहीं कर सकती और उसको जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है, तो वो हमारे डिफेंस सेक्टर होते हैं। तो किसी भी मुल्क की जो मतलब डिफेंस सिस्टम होता है, वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है, उन लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं कि वो डीप वेब के ज़रिए मतलब अपने सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ये तमाम चीज़ें मतलब डीप वेब पे हो रही होती हैं, बट इनका एक्सेस लिमिटेड लोगों को होता है, जिनमें आपके डिफेंस सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, आपका पॉलिटिकल विंग्स आ जाती हैं इसमें, तो वो उनके पास उसका एक्सेस होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरी लेयर है वेब की, या जो तीसरी किस्म जिसे हम कहते हैं डार्क वेब, वो एक बड़ी खतरनाक उसकी एक किस्म हम कह सकते हैं कि है, क्योंकि उसी के ऊपर आपके तमाम क्राइम्स हो रहे होते हैं ना। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है उसमें तमाम आपके जो कल्प्रेट्स हैं, जो हैकर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो वहाँ पे एक्चुअली सारा काम कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास साइबर क्राइम्स आ जाते हैं और लॉज इन्फोर्समेंट के जो क्राइम्स होते हैं, लोग उनको ब्रीच कर रहे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे होते हैं, वो हो जाते हैं। डिफेंस सेक्टर के जो आपके पास सीक्रेट्स होते हैं वो रिवील किए जा रहे होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील किए जा रहे होते हैं, उनके ऊपर क्राइम किया जा रहा होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर जो आपके किसी भी इदारे का हो सकता है, किसी भी मुल्क का हो सकता है, उसके ऊपर क्राइम्स किए जा रहे होते हैं, तो वो भी सब डीप वेब के अंदर जो है, सॉरी डार्क वेब के अंदर जो है वो कमिट की जा रही होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया और ये तीनों की मतलब एक रैंकिंग हो गई। सबसे पहले जो हमारे पास जो नॉर्मल होता है वो सरफेस वेब होता है, उसके बाद डीप वेब होता है और फिर एंड में जो है वो डार्क वेब होता है। तो सर, जैसे आपने डीप, डार्क और सरफेस की बातें की, बहुत सारी चीजें जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में बात की थी कि एथिकल हैकर या हैकर दोनों को कहीं ना कहीं हैकिंग करनी होती जरूर है। तो नेटवर्किंग के अंदर भी ये जैसी चीजें हम डीप, डार्क और सारी चीजें, ये भी एक नेटवर्क्स हैं जिसके थ्रू प्रोसेस की जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जाता है। अच्छा, तो क्या ये जो इस फील्ड में लोग पढ़ते हैं नेटवर्किंग वाले, क्या वो भी इस चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं? जस्ट लाइक चाहे वो जस्ट लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि भाई क्या हमारी चीज सिक्योरिटी
उसकी बहुत अच्छी है या नहीं है, वो आया इस काबिल है कि हम उस पर रिलाय करें या नहीं करें, तो उसको हम टेस्ट करने के लिए हैकिंग वगैरह का जो है इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्या ये जो नेटवर्किंग के लोग हैं वो भी इस डीप वेब वगैरह की चीजों को एग्जामाइन करते हैं कि इसकी सिक्योरिटी कैसी है, क्या है, या कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो इस तरह की चीजों के साथ काम करने का? एग्जैक्टली exactly. जब कंप्यूटर की तालीम की हम बात करते हैं तो उसमें देखें बैचलर्स लेवल पे भी आपको अराउंड 40 प्लस सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ने होते हैं थ्रू आउट योर ड्यूरेशन ऑफ द स्टडीज, सच एज 4 इयर्स का जो ऑनर्स प्रोग्राम होता है। उसके अलावा मास्टर्स में भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है ना कुछ कोर्सेज होते हैं जो हमें करने होते हैं, क्रेडिट आवर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो पीएचडी में भी यही होता है कि कुछ कोर्स लेवल पे जो है ना कोर्सेज होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो उन कोर्सेज में ऐसा है कि तमाम आपको फ्लेवर दिया जाता है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। बैचलर्स में तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर मास्टर्स में थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि फिर रिसर्च का फ्लेवर आ जाता है, और पीएचडी कम्प्लीटली एक रिसर्च है, लेकिन उसमें भी कोर्स वर्क कहीं कहीं पे होता है, बट मोस्टली वो रिसर्च होता है। तो उन सब्जेक्ट्स में, उन कोर्सेज में जब वो पढ़ रहे होते हैं तो नेटवर्किंग भी है, डेटाबेस भी है, जो है इसके अलावा प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड आ जाती है, और जो है फिर ये मशीन लर्निंग है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें इन्वॉल्व हैं। इनका बेसिक नो हाउ देने के लिए कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रखे जाते हैं प्रोग्राम्स के अंदर जो कि एक दूसरे से रेलेवेंट भी होते हैं और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्यू से जो भी वो देखे जाते हैं। इसीलिए नेटवर्किंग वाले, जैसे आपने कहा कि क्या उनको भी इस चीज का नो हाउ है कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स उनको भी है, लेकिन वो एक इन डेप्थ लेवल पे नहीं कर रहे होते, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है ना उसमें ये है कि जब आप एक स्पेसिफिक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक पे आप अबूर हासिल करते हैं, उसी में आप फर्दर एग्जामिनेशंस, आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपके सिमुलेशंस या इमुलेशंस वगैरह जो है वो उसमें हो रही होती हैं। सो इन अ नटशेल मैं ये कहूंगा कि जो नेटवर्किंग वाले लोग हैं उनको भी ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का पता होता है, साइबर सिक्योरिटी का पता होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी का पता होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का पता होता है, बट एक सरफेस लेवल पे उनको जो है ना इस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, इन डेप्थ नहीं होती। इन डेप्थ वही इंफॉर्मेशन होगी किसी भी इंडिविजुअल के पास जिसमें वो अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो मास्टर्स किया है वो कंप्यूटर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में किया है, और अब इंशाल्लाह जो पीएचडी करने का मेरा इरादा है, जब मैं करने जा रहा हूं, तो उसमें भी मेरा यही है कि मैं क्रिप्टोग्राफी और साइबर सिक्योरिटी को लेके चल रहा हूं। दैट मींस कि मेरे पास एक कंसिस्टेंसी लेवल है। मेरा बैकग्राउंड कोई भी देखेगा, मेरा रिसर्च प्रोफाइल कोई देखेगा, तो वो यही उसको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इसकी जो फील्ड है वो साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क से रेलेवेंट ही है, तो वो उसको कंसिस्टेंट रख के आगे चलता हुआ जा रहा है। दैट मींस कि मेरी एक फील्ड है जिसको मैं रिसर्च करता जा रहा हूँ। मास्टर्स लेवल पे रिसर्च किया मैंने, बैचलर लेवल पे प्रोजेक्ट पे रिसर्च किया, और फिर अभी फर्दर उसको जो है एडवांस लेवल पे यानी कि पीएचडी या पोस्ट डॉक लेवल पे ले जाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर उसमें मेरी एक्सपर्टीज होती जाएंगी। तो किसी भी इंडिविजुअल की एक्सपर्टीज उसी में होगी जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा होगा। सही। अच्छा, इस तरह आपसे जो बात हो रही थी डिफरेंट अटैक्स के ऊपर, जैसे डीडॉस का आपने काफी प्रीवियस एपिसोड में बात की थी, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि एसडीएन और डीडॉस के बीच में डिफरेंस क्या है, और ये किस तरह के जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक होते हैं। डीडोस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है, और एसडीएन, क्योंकि हम जब अपने घरों में भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हम जब कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो एसडीएन हमारे घर की लाइन पे भी आता है। डीडोस मैंने रेयर ही कहीं देखा हो। तो मेरे कहने का मकसद ये कि एसडीएन अटैक और डीडोस अटैक्स का मेजर जो इम्पैक्ट है वो, और वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पे होते हैं और क्यों होते हैं। सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए हम बहुत सुन रहे होते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि वो टॉपिक क्या है, फील्ड क्या है, फिर उसको थोड़ा सा मजीद हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है। इसी तरीके से जो एसडीएन है, कंप्राइज फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स, ये एक टर्म है जो कि नई नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज की जा रही है, जिसमें जो नेटवर्क्स हैं या आने वाले जो फ्यूचर के नेटवर्क्स हैं, ऑफ कोर्स अभी तो ऑलरेडी एसडीएन इंप्लीमेंट हो चुका है, गूगल ने अडॉप्ट किया है इसको, एचपी ने अडॉप्ट किया है, वो चला रहे हैं इसको, तो उनके डेटा सेंटर में ये जो है एस्टेब्लिश्ड है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो एसडीएन है वो ऐसा नेटवर्क है कि जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मींस कि आने वाले वक्त में नेटवर्क भी जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाय करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड उनकी कंट्रोल और इस तरह के पैरामीटर वगैरह जो है मशीन लर्निंग वाला मामला हो जाएगा। एग्जैक्टली, समहाउ हम कहते हैं कि कंट्रोल उनका जो है वो मसनूई तरीके से किया जा रहा होगा सॉफ्टवेयर के जरिए। तो इसमें भी ऐसा ही है। जब डीडोस अटैक की बात करें तो डीडोस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो इसका एक पूरा नाम है, वो एक अटैक की टाइप है ना, जो साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स होते हैं या थ्रेट्स इस तरह के आते हैं नेटवर्क के ऊपर,
तो उनकी एक किस्म है। तो डीडोस अटैक में ये होता है कि कोई एक जो अटैकर है वो एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, फिर उसको जिस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है उसको हम ज़ॉम्बी कहते हैं। फिर उस ज़ॉम्बी के जरिए वो फर्दर अटैक्स जो है वो फ्लड करता है नेटवर्क के ऊपर, और दूसरे नेटवर्क पे जो मौजूद कंप्यूटर्स हैं उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, जो कि वो बोट्स कहलाते हैं। उनको बॉटनेट्स भी कहते हैं या रोबोट नेटवर्क भी कहलाते हैं, क्योंकि वो सब आपस में कनेक्ट होके जो अटैकर है उसके हाथ में आ जाता है सारा कंट्रोल, तो वो एक रोबोट नेटवर्क बन जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस तो यही है कि वो एक नेटवर्क है और जो डीडोस है वो एक अटैक है। अटैक को हम नेटवर्क के ऊपर वैसे भी लॉन्च कर सकते हैं, तो दैट मीन्स के डीडोस अटैक इज अ टाइप ऑफ अटैक दैट कैन बी लॉन्च्ड ओवर एसडीएन टाइप ऑफ नेटवर्क्स। तो ये एक इसकी एक डेफिनेशन है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस शाफ्ट को और मजीद वो करता हूँ। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ जिनान यानी कि चाइना के अंदर भी काम किया। अब पहली डेस्टिनेशन आपकी पाकिस्तान, फिर मलेशिया, और जिनान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपने वहां पर भी नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी को ही कैरी किया, तो क्या डिफरेंसेस देख रहे थे चाइना के अंदर? क्योंकि चाइना तो आजकल मतलब उनके तो वायरसेस भी चाइनीज लैंग्वेज में है। हाँ सर, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा। मुझे असल में एक मौका मिला जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था मलेशिया में, मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी साइबर जया मलेशिया में। तो उस दौरान मुझे मौका मिला चाइना जाने का, कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट में हमारी कोलैबोरेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ जिनान चाइना में। तो मैं असल में अपने प्रोजेक्ट का जो है वो लीड था वहाँ पे स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर। तो 4 स्टूडेंट्स का हमारा ग्रुप था जो हम वहाँ विजिट करने गए थे, और वहाँ के एक्चुअली हमें स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी जो थी उनकी, वो भी सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी की लैब थी जिसको हमने विजिट करना था, और फिर एक सर्वे करना था। तो उस सर्वे के लिए मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। सबसे पहली बात तो चाइना को जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है हमसे। चाइना के पास जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें तो वो बहुत आगे। इवन दो चाइना इज अ सेंसरशिप कंट्री। मैं जब चाइना में पहुंचा तो मुझे लैंग्वेज बैरियर का बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे आपने अभी जैसा कि फरमाया कि वो चाइनीज में है सारी चीजें, और वायरस भी उनके चाइनीज में है। तो ऑफकोर्स सही बात है, ये उनकी तरक्की का राज भी यही है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज के ऊपर ही काम किया है, और हर चीज उनकी अपनी लैंग्वेज में है। तो खैर वो तो एक अलग बात है कि मैं उस बैरियर से भी गुजरा हूँ कि मुझे ट्रांसलेशन की बार बार जरूरत पड़ती थी, मोबाइल के जरिए मैं ट्रांसलेट करता था। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि जब मैं बीजिंग गया, फिर बीजिंग से मैं जिनान गया, और जिनान में ही वो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनान है जो कि शेंडोंग प्रोविंस है, तो वहाँ पर वो मौजूद है। और वहाँ पे मैं जो मेरे सुपरवाइजर थे डॉक्टर जाओ, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और हमारी तकरीबन हर हफ्ते जो है मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में हम लोग कुछ ना कुछ जो सर्वे किया था उसके ऊपर ब्रीफिंग दे रहे होते थे, कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे होते थे। वहां से पता चला कि भाई आप मतलब रिसर्च बेस्ड सर्वेज किस तरह से किए जाते हैं, खासतौर पे सिक्योरिटी में जो काम हो रहा है तो किस लेवल तक उन लोगों ने काम किया हुआ था, उसका हमें एक नो हाउ वहां पे जाके हुआ। फिर उनकी जो पूरी यूनिवर्सिटी थी उसका हमने विजिट किया, और वो जो सिक्योरिटी लैब थी उसको हमने देखा। स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास इक्विपमेंट्स थे, सिमुलेटर्स पड़े हुए थे, रियल टाइम एनवायरनमेंट में उनको उनके पास काम करने के लिए जो इक्विपमेंट्स थे वो हमने देखे, एनालाइज किए। तो बहुत मतलब एक हमारा एक यूजफुल विजिट रहा वो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनान का। तकरीबन मैं 2 महीने वहां पे रहा था। उसके बाद फिर मैं वापस मलेशिया आ गया, और अपने जो रिसर्च था मेरा एसडीएन बेस्ड डीडोस अटैक्स को, वो मैंने कंटिन्यू किया। सही। अच्छा, तो चाइना और मलेशिया का अगर स्टडी वाइज कंपैरिजन किया जाए, जैसे आपने कहा उनके पास स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट भी था, फैसिलिटेशन भी बहुत अच्छी थी, और वो बहुत एडवांस हो चुका है, और आप पढ़ रहे हैं मलेशिया, एंड देन अगेन आप 2 महीने के लिए वहां गए। अगर उस चीज को थोड़ा सा कंपेयर करें तो हाउ यू सी चाइना एंड मलेशिया? एक्चुअली कंपैरिजन मैं समझता हूँ इतना बनता नहीं, क्योंकि मलेशिया में भी तकरीबन 50% जो पॉपुलेशन है वो चाइनीज की ही है। सही। तो मलेशिया को बनाने वाले भी चाइनीज ही हैं, क्योंकि चाइना से वो लोग आए थे और किसी जमाने में उन्होंने स्टे किया, फिर परमानेंट वो वहीं के रेजिडेंट हो गए और नेशनलिटी ले ली। इवन कि अब तो वो वहाँ के सिटीजनशिप होल्डर हैं सारे चाइनीज जो है ना। 50% आबादी चाइना की है मलेशिया में, तो आप समझ सकते हैं कि मलेशिया को बनाने में चाइनीज का भी एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो कंपेरेटिवली मैं तो यही कहूंगा कि चाइना तो वैसे ही एडवांस है, तो मलेशिया को भी इतना जो उन्होंने बनाया है, वहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और रिसर्च के हवाले से मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस्ड है वहाँ पे, और जो इंटरनेशनल फैकल्टी मौजूद है, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद वहाँ पे आती है तालीम हासिल करने के लिए। दैट मीन्स
ये शो करता है हमें कि वहाँ पे जो तालीम का मयार है वो काफ़ी बेहतर है, और चाइना के तकरीबन मुकाबले का ही है, क्योंकि चाइनीज लोगों ने ही उसको बिल्डअप किया है वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स दोनों का एक अच्छा जो है वो स्कोप है इंटरनेशनल मार्केट में। अच्छा जिनान, चाइना और जैसे आपने कहा कि मलेशिया को बेसिकली बनाने में जो खास किरदार रहा है वो चाइना का रहा है, क्योंकि चाइना के ही काफी सारे लोग वहां पर सेटल हैं। तकरीबन 50% आप बता रहे हैं कि पॉपुलेशन वहां पर चाइना की है। चले, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद आपका फ्रांस का क्या, कैसा और किस कदर ये इंसिडेंट कैसा हुआ फ्रांस का? एक्चुअली सर फ्रांस का भी एक बड़ा मुझे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा। मुझे पोस्ट मास्टर्स इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट थी मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी से, तो मैंने फिर अप्लाई किया था फ्रांस में यूनिवर्सिटी ऑफ नैंस फ्रांस। तो वहाँ से मुझे फिर एक इंटरव्यू कॉल आई, और उसके बाद मतलब मुझसे मेरी फील्ड के बारे में नॉलेज लिया गया, और इस तरह से मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह हुए, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। और फिर मैं मतलब उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया अपने लैब के रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। और बेसिकली उनका रिसर्च प्रोजेक्ट जो था वो 5G नेटवर्क्स की स्लाइसिंग के ऊपर था। 5G नेटवर्क स्लाइसिंग और SDN को थोड़ा सा मिक्सअप करने के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर था। उन्होंने मुझे इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मेरी फील्ड ऑलरेडी SDN की थी, तो उन्होंने देखा कि भाई इसको काम SDN में आता है, इसका बैकग्राउंड SDN में काफी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये जो है फर्दर हमारे पास नेटवर्क स्लाइसेस के ऊपर काम करेगा, जो कि 5G के अंदर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो उस पर मैंने काम किया, और अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से मुझे वीज़ा नहीं मिल सका, अदरवाइज तो मैं खुद इन पर्सन फ्रांस को विजिट करता, क्योंकि मुझे तो उन्होंने इन पर्सन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी, और इट वाज अ फुली पेड अपॉर्चुनिटी। तो बट कोविड-19 की वजह से मुझे वीज़ा नहीं मिल सका। वीज़ा जो है उस वक्त वो बॉर्डर्स क्लोजर की वजह से नहीं मिल सका। फिर ये था कि मैंने ऑनलाइन काम किया, और सुपरवाइजर थी मेरी डॉक्टर सलीमा हमा, उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट दिया। हमारी हर हफ्ते जो है मीटिंग ऑनलाइन होती थी, उस पर मैं उनको जो है ब्रीफिंग देता या प्रेजेंटेशन देता था, अपनी जो भी रिसर्च का मुझे काम मिला होता था मैं वो उसको सिमुलेट कर रहा था। बेसिकली एक मॉडल था, जो मैथमेटिकल मॉडल जो मैं बना रहा था अपने थीसिस में मास्टर्स के दौरान, उसी को मैंने उसको फर्दर एक्सपांड किया, और उसमें जो है मैंने नेटवर्क स्लाइसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि 5G नेटवर्क के अंदर जो है वो हम किस तरह से उसके जो सिग्नल्स हैं उसको हम बूस्टअप कर सकते हैं। क्योंकि जब 5G इंट्रोड्यूस हुआ तो दैट मीन्स कि उसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का जो है ना वो बड़ा रोल है, जिसमें हम URLLC कहते हैं, अनइंटरप्टेड रिलायबल लो लेटेंसी, और इसके अलावा जो है मिलीमीटर वेव जो कि उसकी रेंज है, और एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड EMBB जिसको हम कहते हैं। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, और इसके जरिए हम रिसोर्सेज को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, एंड यूजर कितना एक्सेस कर सकेगा, रिसोर्स कब एक्सेस करेगा, क्योंकि थोड़ी सी इस तरह की कॉन्स्टेंट्स थे जिनके ऊपर मैंने काम किया, और मैंने एक इंट्रोड्यूस किया उस मॉडल को फर्दर एडवांस लेवल पे, और सिग्नल को बूस्टअप करने के हवाले से हमने कुछ अपने एनालिसिस प्रोवाइड किए थे। सही। अच्छा, जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी नैनो टेक्नोलॉजी इम्पार्ट की जा रही है, गैजेट्स छोटे होते जा रहे हैं और उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बड़ी होती जा रही है। इस तरह ही हम आजकल देखेंगे, अगर हम घरों में भी जो राउटर्स पहले इतने बड़े बड़े हम इस्तेमाल करते थे, अब इतने से छोटे से राउटर्स इस्तेमाल करते हैं और उसके सिग्नल की विड्थ बड़ी होती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप क्या कहेंगे, और नैनो टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी नई जो लेटेस्ट इंट्रोड्यूस होती है तो उसके साथ हमें काफ़ी सारी वीकनेसेस, वल्नरेबिलिटीज और इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली इस चीज़ को डील करता है कि हमारे पास माजी में चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थी, उनका फिजिकल जो अपीयरेंस था वो बहुत बड़ा था, और जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई तो मतलब डे बाय डे आप कह लें या डिकेड्स पहले आप चले जाएं तो आपको बहुत बड़े बड़े सिस्टम मिलते थे कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स के, लेकिन आज अगर हम उनको देखें तो वो बहुत ज्यादा सिकुड़ चुके हैं, स्कैटर्ड हो चुके हैं, या कॉम्पैक्ट हो चुके हैं। एक्चुअली कॉम्पैक्ट ज्यादा बेहतर वर्ड रहेगा। तो कॉम्पैक्ट होते गए, और आप आज के उसमें देखें कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो पाम टॉप्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, नोटबुक्स आ गए, तो बड़ी इन्होंने जो है ना जगह आसानी कर दी हमारे लिए, और स्पेस कम हुआ, जबकि उनकी परफॉर्मेंस फास्ट हो गई। परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट उनमें आई, और वो
बूस्ट अप हुई। फिर आती है सिक्योरिटी की बात ना, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ जाए तो ऑफ कोर्स हमें उसके वल्नरेबिलिटीज का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए कि वो जो है उसमें मतलब कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच आ सकती है या ऐसी कोई भी अनहोनी जिसे हम कह सकते हैं कि वो हो सकती है, वी डोंट नो। तो उसके लिए ये है कि फिर आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और एंटीवायरस के डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फिर हमें ऑफ कोर्स उस टेक्नोलॉजी को प्रिवेंट करने के लिए या उस वायरसेस से प्रिवेंट करने के लिए और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके तो हमें फिर लेटेस्ट जो है एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीवायरस के साथ साथ जो है वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स हैं, हार्डवेयर फायरवॉल्स हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारी सिक्योरिटी में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सही। अच्छा, मतलब मैं अगेन यही चीज समझना चाहूंगा कि नैनो टेक्नोलॉजी की क्या सिक्योरिटी भी इस कदर मजबूत होती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई जितनी बड़ी मशीन होगी उतना वजन होगा, उतनी पायदार होगी, उतनी मजबूत होगी। अब ये तो बहुत ही चिकनी सी चीज है, तो उसकी सिक्योरिटीज पे क्या वाकई इस कदर काम हुआ होता है? एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। फिजिक्स इवन आपका उसमें इन्वॉल्व है, फिजिकल वे में काफी सारी चीजें हैं और टेक्नोलॉजी तो ऑफ कोर्स वो इसी के ऊपर बेस करती है। इंजीनियरिंग में इसका बड़ा रोल है। बट सिक्योरिटी की जब हम बात करें, जैसे आपने कहा कि वो नैनो है, जैसे कि नाम ही इसका एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम उसको सिक्योर कैसे करेंगे? फिर उसकी सिक्योरिटी के देखें डिफरेंट वेज है ना। एक तो जो पहली चीज आती है वो आपकी फिजिकल सिक्योरिटी है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं या जो भी उनकी चीजें इंटरकनेक्टेड है या उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, तो पहला आपका यही जाता है कॉन्सेप्ट कि आप उसको फिजिकली कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपके एक रियल टाइम एनवायरनमेंट की बात करूं, कहीं पे डेटा सेंटर मौजूद है किसी इदारे के अंदर, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए आपके पास सबसे पहले फिजिकल इक्विपमेंट्स का होना जरूरी है। पहले फिजिकल उसकी सिक्योरिटी, उसके बाद उसकी लॉजिकल या सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी आएगी। तो उस टेक्नोलॉजी जो नैनो टेक्नोलॉजी जिसको हम कह रहे हैं उसमें भी यही है। फिजिकल चीज है तो उसकी फिजिकल प्रोटेक्शन पहली एक स्टेप है, पहली जिसे हम कहा जाए कि एक वे है जिसके जरिए हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है वो उसको दूसरी जो सिक्योरिटीज आ जाती है जिनको हम सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी कहते हैं या फायरवॉल बेस्ड सिक्योरिटी कहते हैं, उसमें फिर हार्डवेयर फायरवॉल्स आ जाती हैं और फिर सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर के जरिए एंटीवायरस मौजूद है और एंटीवायरस को हमेशा हमें अप टू डेट रखना चाहिए, उसके सिग्नेचर्स को अपडेट करने चाहिए, डेफिनेशन को डेली बेसिस पे अपडेट करना चाहिए ताकि वो आने वाले लेटेस्ट वायरसेस को भी पकड़ सके या फिर जो इस तरह के पेलोड्स होते हैं, फिशिंग टाइप अटैक्स होती हैं या सोशल इंजीनियरिंग जैसी चीजें होती है, तो उनसे हम प्रिवेंट इनको कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आपके प्रोफाइल के अंदर देखी कि आपने ओरेकल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर प्रोफेशनल से स्टार्ट किया और जो है आप डेटाबेस क्लाउड स्पेशलिस्ट तक रहे। ये क्या था ये 3 सफर आपने जस्ट लाइक पहले आपने किया आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, फिर आपने क्लाउड ऑपरेशंस एसोसिएट, फिर आपने क्लाउड ऑपरेशंस के ऊपर स्पेशलिस्ट का। ये क्या था, कैसे था? और ओरेकल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, क्योंकि ओरेकल की एग्जिस्टेंस ऑनलाइन थी या वहां पर आपकी पर्सनल प्रेजेंस फिजिकल हुई, क्या हुआ? थोड़ा सा ये हमें समझाएं। सर बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस का है और आईटी का है, तो मुझे बड़ा मतलब इंटरेस्ट रहता है कि मैं अपने फ्री टाइम में जो है टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करूं। ये ओरेकल की जो मैंने सर्टिफिकेशंस किए हैं और जो मैंने स्पेशलाइजेशन किया है क्लाउड आर्किटेक्ट में या ओरेकल की जो 3 सर्टिफिकेशन बेसिकली मैंने की हैं, वो मैंने ड्यूरिंग कोविड की है। अब कोविड में अच्छा मौका मिल गया, घर पे सब बैठे हुए थे, कोई कुछ करने को था नहीं, तो मैंने टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज इसी को कहते हैं कि मैंने सर्फिंग की इंटरनेट में, तो मुझे पता चला कि कुछ वाउचर्स मिल रहे हैं और आप जो है सर्टिफिकेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तकरीबन $250 की इनकी सर्टिफिकेशन थी और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की है, मैंने सिंगल पेनी भी पे नहीं किया और ड्यूरिंग कोविड मैंने ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन किए। ओरेकल यूनिवर्सिटी ने मुझे बाकायदा सर्टिफाइड किया इससे, और ये जो एग्जामिनेशन थे इसका प्रोसीजर, ये एक प्रोक्टर बेस्ड एग्जाम था, दैट मीन्स कि ऑनलाइन एग्जाम था और मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की। सही। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज आता है माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर। ये बड़ा आजकल मार्केट में बहुत इन है क्योंकि लोग अमेज़न ये वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के अज़ूर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। अज़ूर है क्या, कैसे काम करता है और ये आपका इत्तेफाक कैसे रहा? क्या वो भी नेटवर्किंग का ही हिस्सा है? ऑफ कोर्स कंप्यूटर में जो भी चीजें होती हैं उनका कहीं ना कहीं नेटवर्क से कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर होता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर जो है वो बेसिकली इनकी सर्विस है क्लाउड
बेस्ड सर्विस है, जिसमें हम जो है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं और उनकी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपके रिसर्च पेपर्स के अंदर भी अगर हम थोड़ी सी नजर घुमाते हैं तो हमें डीडोस और अटैक अवेयर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नजर आ रहा है। ये अटैक अवेयरनेस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, थोड़ा ये हमें काइंडली आप इन डिटेल्स बताएं। सर जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेसिकली हम किसी एक चीज में जो है वो अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। अब आपने कहा कि आपकी सारी जो पब्लिकेशंस हैं उनमें आपको ज्यादातर जो है डीडोस अटैक या अटैक अवेयर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एसडीएन का जो है वो टर्म मिलेगा बहुत ज्यादा। वो वजह यही है कि मेरी फील्ड ही यही है रिसर्च की ना। मुझे जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो एसडीएन नेटवर्क के ऊपर कर रहा हूँ। एसडीएन नेटवर्क एक नेटवर्क है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो इसको अटैक किस तरह से हम रोक सकते हैं कि इस पे अटैक्स ना आए। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो इसके ऊपर भी अटैक आएंगे तो इट मींस के फिर अगेन हमारा वो डेटा और प्राइवेसी की लीकेज हो जाएगी और सिक्योरिटी की ब्रीचेज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और मेरी पब्लिकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल है। मैंने ड्यूरिंग मास्टर्स और पोस्ट मास्टर्स कुछ मेरी पब्लिकेशंस हैं और ये तमाम मेरे जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो मैंने अपने मास्टर्स के दौरान किया है और उनमें मेरी एक अचीवमेंट कॉपीराइट थी जो कि मैंने एसडीएन के ऊपर ही किया। एसडीएन अंडर डीडोस अटैक्स के लिए मैंने मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था तो वो भी कॉपीराइट किया। तो इसीलिए आपको ये तमाम टर्म्स जो है वेरी फ्रिक्वेंटली नजर आएंगे क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन ही साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क्स के अंदर है और आइंदा भी जो मैं आगे लेके चल रहा हूँ इस फील्ड को तो दैट मीन्स के मेरी जो पब्लिकेशन होंगी मोस्ट प्रोबेबली वो अराउंड साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क्स या क्रिप्टोग्राफी के गिर्द घूमेंगी। अच्छा, जो आपने मॉडल तैयार किया जो रजिस्टर्ड भी हुआ तो वो आपकी एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुआ होगा, तो वो कहाँ पर, पाकिस्तान में या कहीं बाहर आपने वो आईपी रजिस्टर्ड करवाई है और उस आईपी की वैलिडिटी कैसे एक बंदा कंफर्म कर सकता है? सर जब हम मतलब स्टडी कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं जी। तो उस दौरान कुछ नोवेल्टीज भी सामने आ जाती हैं इंसान के। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था कि जो मैंने मॉडल बनाया, ऑफ कोर्स ये एक कोई न्यू इन्वेंशन तो नहीं थी, प्रीवियस मॉडल्स थे जिनको देखकर मैंने उसको इम्प्रूव किया, एनहांस किया। तो फिर जब इम्प्रूवमेंट भी आ जाती है दैट मींस कि आपने एक नई इनोवेशन तो एटलीस्ट लाए हैं। जो पुराना मॉडल था उसको थोड़ा सा आपने इनोवेट किया है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम चीजों की बात करें तो हम किसी जगह को रेनोवेट करवाते हैं, उसमें कुछ मजीद चीजें लगाते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, बेहतर लगे, इम्प्रूवमेंट आ जाए। सेम गोज टू हमारी जो आईपी की जो फील्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैंने अपने मास्टर्स के दौरान, जो कि बहुत कम होता है कि मास्टर्स के दौरान लोग पेटेंट्स या जो आईपी है उसके ऊपर काम करें और कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें, लेकिन मैंने किया इस चीज के ऊपर। मेरी इसमें जो है सुपरवाइजर ने बहुत हेल्प किया, डॉक्टर तानसेन सचिन ने, और उनकी हेल्प से ही मैंने जो है ये एक मॉडल प्रिपेयर किया। बेसिकली ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि डीडोस अटैक्स की प्रिवेंशन करता है एसडीएन नेटवर्क के अंदर। तो इसको मैंने वहां पे, और ये रजिस्टर पहले वही होगा जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं। बेसिकली मेरा जो मास्टर्स था वो फुली फंडेड मास्टर्स था और दो इदारों के जो है ना ताउन से वो मुझे मिला था। एक तो थी मेरी मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी जो कि मेरा पेरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और दूसरी थी टेलीकॉम मलेशिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम TMRND के नाम से भी जानते हैं, जो कि हाईली पेड करती है स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली सेलेक्ट करके। तो इन दोनों के ताउन से मुझे वो स्कॉलरशिप मिली थी और उस दौरान मैंने जो है ये रिसर्च किया। तो ऑफ कोर्स सबसे पहला हक तो यही होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है आप वहां पे उसको रजिस्टर करवाएं, और होता भी यही है थ्रू आउट द ग्लोब। तो मेरा जो कॉपीराइट था वो कॉपीराइट सबसे पहले मलेशिया में जो है यूनिवर्सिटी ने उसको रजिस्टर किया अपने पास, फिर वो मलेशिया की गवर्नमेंट में जो है उन्होंने फाइल किया और एक एज अ कॉपीराइट वो जो है पब्लिश हो चुका है मलेशिया में। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑनर की बात। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था इसकी वैलिडिटी वो कैसे बंदा कंफर्म करे? मतलब किसी चीज की एक्सपायरी भी होती है या जस्ट लाइक कोई रिकॉर्ड होता है वो टूट भी जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा अगर हमें आप गाइड करें। बिल्कुल, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि वैलिडिटी की जहां तक बात है तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो भी चीजें बनती हैं, चाहे आपके पास पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, मोनोग्राम्स हैं या इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं, तो उनका एक सर्टेन लिमिट होता है जो कि वहाँ के गवर्नमेंट जहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो एक्चुअली डिटरमाइन करती है। तो मेरी जो ये कॉपीराइट है, मैंने वहाँ पे जो इसको रजिस्टर करवाया तो उनके मुताबिक ये
फर्दर 10 से 20 साल तक के लिए वैलिड है, क्योंकि जब तक उसके अंदर मजीद कोई नई इनोवेशन नहीं आती तब तक तो वो लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो 10 to 20 ईयर्स के लिए वो लोग कहते हैं कि ये वैलिड है। सही। इससे मजीद और भी बातें करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो अगला सफर है वो भी पीएचडी है, और कहीं ना कहीं ये प्रीवियस जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो इसका हिस्सा जरूर रहे होंगे, जिसकी बेसिस पे आप आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, पास्ट में हमने देखा साइबर सिक्योरिटी, कुछ भी प्रेजेंट में देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या देखते हैं आप इसको? फ्यूचर में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हायर स्कोप अगर किसी कंप्यूटर साइंस की फील्ड का है तो वो सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी का है, क्योंकि आप देखें कि हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटाइज्ड। जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपके पास प्राइवेट सेक्टर पे इदारे हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी जो है कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी तकरीबन चीज़ों को जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि हमें आसानी जो मिल रही है वो टेक्नोलॉजी की मदद से मिल रही है। तो ऑफ कोर्स जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे फुली, यानी कि हम अगर नॉट 100% बट एटलीस्ट 70 to 80% अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करेंगे तो उसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें जो है देखने पड़ेंगे। तो जब हम इतनी सारी सर्विसेज को हायर करें, अडॉप्ट करें अपने इदारों के अंदर, तो ऑफ कोर्स उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी खिदमत हासिल की जाएंगी, उनके जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे सर्विसेज ली जाएंगी, और फिर जो भी मतलब साइबर सिक्योरिटी के रेलेवेंट पर्सनल्स होंगे उनकी हेल्प तो ऑफ कोर्स चाहिए होगी। दैट मींस कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का जो स्कोप है वो डे बाय डे राइज हो रहा है, और ये इट्स लाइक हाई ट्रेंड पे जाएगा ये। सही। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें आगे जाके और ज्यादा बूम भी करेंगी, सब कुछ करेंगी, एंड देन अगेन दुनिया जाके हम देख भी रहे टेक्नोलॉजिकल वार के ऊपर जाके रुकेगी या रुक रही है, और जिस कदर इसकी तेजी है उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट भी नजर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में भी आपने भी जैसे बताया साइबर सिक्योरिटी को पढ़ाया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान के पास इनफ टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बच्चे जो है ना ऑन हैंड एक्सपीरियंस करके कुछ लर्न कर सकें, या सिर्फ देख रहे हैं हाँ भाई साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ बुक्स तक ही महदूद है? सर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जो है बाकी तमाम कंट्रीज से लैग कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये है कि अगर आप बाहर चले जाए तो उनके पास तमाम चीजें, तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो अगर इंटरनेशनली वहां पे सेलेक्ट होकर जा रहा है तो उसको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उसको ऑफिस स्पेस दिया जाता है, उसको टेक्नोलॉजिकल के जो टूल्स यूज होने वाले होते हैं जिसको हम रिसर्च मेथड्स कहते हैं, तो उसमें उस दौरान वो किस किस चीज से हेल्प लेगा, किस किस चीज पे काम करेगा, वो तमाम रिसोर्सेज उस स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो मास्टर्स का हो चाहे वो पीएचडी का। और पीएचडी के लिए तो खास तौर पर वो लोग ख्याल करते हैं कि भाई उसको तो वो तमाम रिसोर्सेज मिलने चाहिए, क्योंकि हमारी तमाम जो रिसर्च है वो डिपेंड करती है उस स्टूडेंट के ऊपर जो कि हमें एक इनोवेटिव या नोवेल अप्रोच एनालाइज करके देगा। तो ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में जो है इसका रुझान तो अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, जब से एचईसी ने कुछ अपने कोर्सेज वर्कशॉप्स वगैरह मुतारिफ करवाए हैं साइबर सिक्योरिटी पे, और ये पीआईएससी का जो एक चैप्टर ओपन किया है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आई होप कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल और रिसोर्सेज होंगे कि वो स्टूडेंट्स को जो है स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स प्रोवाइड करें, आर&डी के लिए लैब्स स्पेशली बनाए जाएं जो कि मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए, और वो नेशनल लेवल पे होने चाहिए। तो फिर वो जो है इस पे ज्यादा काम कर सकते हैं और उनका फोकस जो है वो साइबर सिक्योरिटी में हाई लेवल पर होगा। अच्छा, इसके साथ आपने एक लफ्ज कहा था क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्योंकि आपकी पीएचडी का ये पार्ट भी है? सर मुझे क्रिप्टोग्राफी पे इत्तफाकन इतना काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूंगा। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक फील्ड है जो कि आपके इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को डील करता है। इस पे जो प्रोटोकॉल्स बनते हैं वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करते हैं, किस तरह से डिक्रिप्ट करते हैं, वो उस चीज को मतलब क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। और क्रिप्टोग्राफी भी साइबर सिक्योरिटी की एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो खासतौर पर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स बनते हैं वो क्रिप्टोग्राफी की फील्ड को इस्तेमाल करते हुए बनते हैं। सपोज करें कि हमारे पास जो वाईफाई नेटवर्क है उसमें जो सिक्योरिटी लगती है जिसको हम वेब कहते हैं, WEP हो गया, AES हो गया, DES हो गया, ये तमाम प्रोटोकॉल्स है, और इनके जरिए जो है वो क्रिप्टोग्राफी को इम्प्लीमेंट करके हम अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते जा रहे हैं।
सही। अच्छा, जैसे आपने कहा इस पे आपने काम इतना नहीं किया तो मैं इसमें मज़ीद आपको वो नहीं करूँगा। मगर इसके अलावा जैसे बिग डाटा कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग है, ये नेटवर्किंग में किस तरह इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली जब बिग डेटा की बात की जाती है तो हमें पता होता है कि वो सर्वर का डेटा, जो सर्वर पे डिफरेंट लोग, जस्ट लाइक जैसे हमने पहले ही बात की थी नेटवर्किंग है, तो एक ही नेटवर्क के अंडर 200-300 कंप्यूटर्स चल रहे हैं और सबका अगर हम डेटा उठाएं तो आई होप सो बिग डेटा में काउंट होगा। ये बिग डेटा की चोरी, ये सब चीजें किस तरह प्रोसेस करती है और ये कितनी खतरनाक होती है? सो बिग डेटा और नेटवर्क्स हैं, बिग डेटा हो गया या मशीन लर्निंग है, अगेन ये तमाम कंप्यूटराइज्ड चीज़ें हैं, कंप्यूटराइज की टेक्नोलॉजीज हैं और कंप्यूटराइज में ही इनका इस्तेमाल है। बिग डेटा देखें आजकल, अगर आप आज से एक दो डिकेड पीछे चले जाएं तो हमारे पास डेटा इतनी मिकदार में नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं थी और टेक्नोलॉजी हाई राइज नहीं थी। लेकिन अगर हम अब आज हम जो है 2023 में माशाल्लाह से हम कदम रख चुके हैं, 2022 तक भी हमारे पास इस कदर डेटा मौजूद है कि टेराबाइट्स, इवन के जेटाबाइट्स, जोलाबाइट्स और पता नहीं पेटाबाइट्स तक जो है वो कहानी पहुंच चुकी है। इदारों के पास इतना डेटा जो है वो जमा हो चुका है, या जैसे हम कहें कि वो प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर ऑफ कोर्स जब डेटा आपके पास इतनी ज्यादा आ जाए तो उसकी फिर मैनेजमेंट की बात आती है कि उस डेटा को आप मैनेज किस तरह से करते हैं। फिर उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, डेटा माइनिंग हो गया, डेटा एक्सट्रैक्शन है, नॉलेज बेसेस हैं, बहुत सारी चीजें जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, इनके ऊपर काम करने के लिए, उन टेक्निक्स को चलाने के लिए अगेन हमारे पास एआई का रोल है या एमएल का रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए हम इन डेटा पर कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स और डेटा को जो डेटा सेट है उनको ट्रेन करके, तो फिर उनका रोल यहाँ पे आता है। इस तरीके से हम जो है मतलब इनको नेटवर्किंग की फील्ड से जहां तक बात रही कि इसका ताल्लुक क्या है, तो ऑफ कोर्स ये डेटा जो है वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे मौजूद है और वो सर्वर नेटवर्क पे अटैच्ड है। दैट मीन्स के बिग डेटा हो गया या जो दूसरे टेक्नोलॉजिकल फील्ड से एआई एमएल, दीज आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स सिंगल प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी। सही। सर, ये हम जब भी नेटवर्क के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भी कहते हैं स्विच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर घर की बात करें 2 MB से 4 MB, 4 MB से 6 MB, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 MB का कनेक्शन हम लेते हैं। फिर आते हैं हम भाई फाइबर पे जाना है, इस पे जाना है, या फॉर एग्जाम्पल वायरलेस पे 2G था, 3G आया, फिर 4G, अब 5G एंड गोइंग टू बी 6G। ये जो शाफ्ट आ रहा है, इवन हमने ये देखा था कि कुछ हमने लोगों के मिथ भी सुने थे कि भाई आजकल जो एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी की वगैरह से हो रहे हैं। बट रियल टाइम में हम कहते हैं कि जो भी हम जैसे मैंने कहा कि भाई 2 MB, 4 MB, 6 MB, 8 MB, 10 MB, फिर वहां से हम चले गए फाइबर पे। हमने जो लोकली सुना है वो स्पीड के ऊपर बात चलती है कि यार स्पीड हो, कंसिस्टेंसी के साथ आपको इंटरनेट मिले। देन अगेन हम यही भी देख रहे थे जब मोबाइल फोन्स के ऊपर हम आए तो 2G, 3G नेट के अंदर स्पीड और एडवांसमेंट की बात। क्या ये सिर्फ नेट की स्पीड और एडवांसमेंट की बात है या ऐसे कुछ आगे भी है? जैसे अब 5G है, हर जगह उसके बूस्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो एनर्जी क्राइसिस ये वो और थोड़े से ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज भी फेस करने को मिल रहे हैं। तो हम तो सिर्फ लोगों से सुनते हैं, आप लोग इस फील्ड के, तो आप बताएंगे कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या है इसके पीछे? ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो स्पीड या बैंडविड्थ या जो साइजेस हैं डिफरेंट नेटवर्क्स के वो मायने रखती हैं। और ब्रॉडबैंड की जो स्पीड की आपने बात की, जैसे 2 MB, 4 MB, 6 MB या 10 MB तक जो आपने कहा है, तो उसकी ज़रूरत हमें देखें क्यों पड़ती है। आज से अगर हम 20 साल पहले यानी 2 दहाइयाँ पहले चले जाएं तो हमारे पास कोई खास इसका एक सिस्टम नहीं था। GPRS को आपने देखा होगा, जो कि मोस्टली लोग यूज करते थे, डायल अप को यूज करके अपना काम चलाते थे, या इस तरह की कार्ड बेस्ड सिस्टम से वो यूज किए जा रहे होते थे और उनपे भी केबीज के अंदर आपको जो है ना स्पीड मिलती थी। केबीज मीन्स किलोबाइट्स में जो पैकेट्स ट्रांसफर होते थे, तो फिर बहुत टाइम लगता था कि हम वेट करते थे कि ये पेज लोड कब हो रहा है। GPRS का जब इस्तेमाल आया, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम का, तो उसमें भी आपने यही देखा होगा कि जब हमने सपोज करें मैंने अपने मोबाइल में गूगल लिखा और उसको एक्सेस करने की कोशिश की, तो गूगल का पेज लोड होने में ही वो 1, 2, 3 मिनट लगा रहा है, जबकि आज अगर हम देखें तो वो सेकंड्स के अंदर पेज लोड हो जाता है। तो वजह क्या है? तो स्पीड की नीड भी सर हमें इसीलिए पड़ती है कि हम जो है टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से यूटिलाइज कर सकें।
अदरवाइज तो मतलब अगर बंदा एक ही चीज पे काम कर रहा हो, वो बैंडविड्थ जो उसके पास आ रही है वो केबीपीएस में आ रही है, उसको तो पूरा दिन लग जाएगा वो रिसर्च करने में और वो चीजों को जो है वो प्रॉपर वे में प्रोड्यूस करने में। तो दैट मीन्स के हमारे पास जनरेशंस इंट्रोड्यूस की गई हैं, वजह ये है कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए और उनकी बैंडविड्थ को इम्प्रूव किया जाए। तो उसमें हमारे पास सेकंड जनरेशन, फिर 3G आ गया, थर्ड जनरेशन, देन 4G आया, फोर्थ जनरेशन, फिर उसमें दरम्यान में डिफरेंट फ्लेवर्स भी दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो गया, LTE जिसे कहते हैं, और फिर एज आ गया, प्लस आ गया, ये डिफरेंट जो है ना उसके स्पीड की लेवल्स हैं। फिर जो लेटेस्ट अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5G के बहुत ज्यादा काम हुआ है, और अब तो 6G आ गया। अब तो 5G भी समझना एक तरह से बिहाइंड द सीन हो गया, और 6G पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज 6G के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, खुसूसन मैं अगर बात करूं अमेरिका की और कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की, तो वो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं 6G नेटवर्क के ऊपर। 5G में ये था कि आपके पास चलें अच्छा है, 3G से बढ़कर स्पीड थी और 4G से बढ़कर स्पीड थी, तो आप मतलब देखें जहां पे हम केबीपीएस में हम काम कर रहे होते थे वो इस वक्त एमबीपीएस में, और आने वाले वक्त में जो 5G है वो जीबीपीएस में आपको स्पीड देगा। तो दैट मीन्स कि जो काम आप घंटों में करते थे वो आप मिनटों में और सेकंडों में करेंगे। तो इस चीज का हमें बड़ा फायदा होता है कि अगर हम जो है वो स्पीड की या बैंडविड्थ की बात करें, उसको इम्प्रूव करते रहें। जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं कंप्यूटर के, वो इस पे वर्क कर रहे होते हैं, तो फिर उसका यही बेनिफिट है एट द एंड यूजर को कि वो जो है अपने काम और फास्ट वे में और ऑप्टिमाइज्ड वे में परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, ऐसे कोई ग्लोबल जो इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस तरह के इश्यूज के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है? रिलेशन तो है, क्योंकि जो रिसर्च में सामने आया है और जो मेडिकल साइंसेज ने इस चीज का इंकशाफ किया है कि 5G एक्चुअली देखें जो भी रेडियो सिस्टम्स हैं या रेडियो वेव्स हैं, उनका आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, उनका रडार सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, उनका जो बूस्टर वगैरह होते हैं नॉइज क्रिएट करते हैं, तो हाँ उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उनका दूसरे जो सिस्टम्स हैं आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स, अगर वो वायरलेस बेस्ड हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। आपका जो जहाज वगैरह गुजर रहे होते हैं, प्लेन्स खराब है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का जहाँ पे पॉजिटिव हम कहते हैं ना कि इस्तेमाल करते हैं लोग, उसका नेगेटिव यूज भी होता है। तो इसी तरीके से जो है वो कुछ टेक्नोलॉजी की चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं और ह्यूमन बीइंग के इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन जहाँ उसके पॉजिटिव फायदे हैं तो वहां पे उसके नुकसान भी हैं। तो फिर ये जो शुआएं हैं, इसकी जो वेव्स हैं 5G के, वो बड़ी हद तक सुनने में आया कि इंसानों पे और मतलब एनिमल्स पे जो है इफेक्ट कर रही हैं। तो इसके ऊपर जापान भी रिसर्च कर रहा है, जापान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, चाइना इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और काफी यूरोपियन कंट्रीज भी कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए इफेक्टिव तो नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको छोड़ भी नहीं सकते ना। दूसरी तरफ वजह ये है कि हमें फास्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में काम चाहिए, तो ऑफ कोर्स फिर हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो करेंगे। और बाहर के तमाम ममालिक में तकरीबन जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास 5G ऑलरेडी चल रहा है। फिर वो उनका तरीका है कि शहर से दूर जो है वो लोग उनके नेटवर्क सेटअप करते हैं, उसके ऊपर ट्रायल्स चलते हैं, पायलट्स चलते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं शहरों में, क्योंकि पहले वो उसके कॉजेज और कंसिक्वेंसेस को देखते हैं। जब उनको कुछ इस तरह के इफेक्ट मिलते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट में सामने आते हैं, तो ऑफकोर्स वो उनका प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं होते तो फिर वो उसको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये चीजें हैं इसमें। सही, तो इसी सिलसिले को हम आगे मजीद भी डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में, मगर आज के ऐसे एपिसोड का टाइम हो जाता है अपने इख्तिताम पर। थैंक यू सो मच समीर साहब, और हम आपको इंशाल्लाह दोबारा तकलीफ देंगे क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि हमने 5G और 6G के टॉपिक को छेड़ तो दिया है, मगर इस पे बातें तो बहुत सारी रहती हैं जो करनी है आपके साथ। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे हम जस्ट लाइक शेयर्ड कनेक्शंस होते हैं। हम समझते हैं कि हम जिस नेट केबल वाले से नेट ले रहे हैं तो हम सिक्योर हैं, सेफ है, ऐसा होता नहीं। आप भी शायद इस चीज को, मेरी जो ये पॉइंट है इसको नोटिस करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी शेयर्ड लाइन पे हैं, तो आपका डेटा भी ऑलरेडी कंप्रोमाइजेस पे चल रहा है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें डिस्कस होंगी। इस वक्त मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, और फी अमानिल्लाह अल करीम। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। आपका भी बहुत शुक्रिया।